गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का लेक्चर। ठीक है, हिंदी के लेक्चर हमारे आई थिंक 4 हो गए हैं, जिनमें से हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, हिंदी भाषा के बारे में। भाषा के कौन कौन सी होती हैं, कितने भागों में भाषा को बांटा गया था। फिर दूसरा हमने पढ़ाया था वर्ड फोनोलॉजी, ठीक है, यानी कि शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार यानी कि उसमें वर्णमाला के प्रकार, ये सब बताया था ना। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार यानी कि मोर फोनोलॉजी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मोर फोनोलॉजी। उसमें हमने शब्द बता दिया था, वर्ड बता दिया था, ये सब चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो आज हम मोर फोनोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, यानी कि शब्द विचार में कि जो शब्द होते हैं उनका हम वर्ड पढ़ चुके ना। वर्डों से मिलकर क्या बनता है हमारा शब्द। ठीक है, अब यानी कि सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ड। तो हमने भाषा से स्टार्ट कर दिया था ना, यानी कि वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके। अब उससे बड़ी क्या हो गई? शब्द। शब्द से बड़ा क्या हो जाएगा? वाक्य, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। तो अब देखिए आपके में क्या है, शब्द यानी कि ऊपर दिए गए शब्दों की रचना विभिन्न वर्डों से मेल से हुई थी। यानी कि जो हमने वर्ड को तोड़ना बताया था ना, आपको वर्ड का तोड़ना बताया था। तो देखिए, वर्ड को तोड़ना है, जैसे अमरूद। अमरूद में क्या है? आ और माँ की धुन निकल रही है ना, अमरूद। ठीक है, यानी कि वर्ड को शब्द को वर्ड में तोड़ रहे हैं। किस में तोड़ रहे हैं हम? ये देखो, शब्द को, एक शब्द है अमरूद, उसको हम वर्ड में तोड़ रहे हैं। यानी कि जो जो उसमें ध्वनि निकल रही है हम उनको अलग अलग करके तोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे अमरूद में कौन कौन सी ध्वनि निकल रही? आ, माँ। माँ में कौन सा है? देखिए, माँ में कौन सा ध्वनि निकलती है? क्यों? माँ क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को हम जब तोड़ेंगे तो उसमें जो स्वर की ध्वनि होगी वो भी तो हम अलग करेंगे ना। तो स्वर की ध्वनि क्या निकल रही है उसमें? माँ में क्या निकल रहा है? आ, है ना। तो माँ जब बिना उसके लिखते हैं तो यहाँ पे नीचे इस तरीके से छोटा लिख दिया जाता है। ठीक है, कोई भी शब्द होता है नीचे अगर जो ये छोटा निकाल देते हैं डंडा सा, तो उससे क्या वो क्या हो जाता है, उसमें से जो स्वर की ध्वनि होती है वो निकल जाती है। ठीक है इसी तरीके देखो, अमरूद, माँ में से माँ और माँ में से आ की ध्वनि निकल रही है ना। फिर रू में क्या था? हमने रू की बताया था ना, रू प्रयोग के आधार पर ये सब चीज़ें, है ना। तो रू में कौन सी ध्वनि निकल रही? बड़े ऊ की, तो वो बड़ा ऊ निकाल दिया मैंने। उसके बाद दा में कौन सी? छोटा दा। कैसा बनेगा? ये इस तरीके से डंडी निकाल देते तो क्या बनेगा? छोटा दा। फिर उसके आ की ध्वनि। इस तरीके से क्या बन रहा है? ये इस तरीके से ये सारे शब्द टूट रहे हैं। ठीक है, शब्द को हमने वर्ड में तोड़ दिया। ये तो हमने पहले ही तोड़ने बता दिया था। अब इन सभी शब्दों को कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता है। देखो, इन शब्दों से पूरे से अगर जो हम इनको निकालें तो अमरूद क्या होता है? एक फल है ना। इसका पूरा एक अर्थ तो निकल रहा है। किताब, अगर जो हम ऐसे लिखे आ, माँ, आ, इसका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? वर्ड तो भाई वर्ड में कहाँ तो अर्थ निकलता है। तो शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, अब देखो शब्द, इसमें हमने पढ़ लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वर्डों का एक क्या है? सार्थक समूह है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, सार्थक समूह है। ठीक है, इसका कोई अर्थ हो, क्या है? सार्थक समूह। अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। सबसे पहले तो देखो, शब्द जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, कौन कौन से शब्द होते हैं? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, कौन सा? देखिए, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। ठीक है, शब्द उसके बाद शब्द लगा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है? निरर्थक। ठीक है, निरर्थक शब्द। ठीक है, अब देखो, आपको सार्थक और निरर्थक से मतलब तो समझ में ही आ रहा है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है,
सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो। जैसे पहले हम आपको निरर्थक बता देते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना। जैसे हम लोगों ने सुना होगा, बहुत से हम लोग घर में ही बोल देते हैं, खाना पाना कर लिया, यानी कि खाना तो होता है, पाना क्या होता है ना, पानी सानी पी लिया। पानी तो, पानी का मीनिंग तो है कि एक ये पदार्थ है, ठीक है। पानी, सानी क्या होता है, सानी का ये अर्थ हुआ, बर्तन सर्तन धो लिए। बर्तन का मतलब तो दिख रहा है कि मेटल की कोई चीज़ है, लेकिन सर्तन का क्या मतलब हुआ। इस तरीके से हम कह सकते, इन वर्डों को हम बोलते हैं निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक समझ में, निरर्थक समझ में आ गया ना। निरर्थक, आप एक बार सुन लीजिए, निरर्थक क्या बोलते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें हम बोलते हैं निरर्थक शब्द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर जो बोलें बर्तन सर्तन, बर्तन का मीनिंग तो है, यानी कि बर्तन हम यूज करते हैं, और सर्तन का मतलब हमें नहीं पता। कपड़ा सपड़ा, कपड़ा तो है लेकिन सपड़ा क्या होता है, कूड़ा वूड़ा, कूड़ा तो मीन है, यानी कि वो कोई कचरा फैला पड़ा है। कूड़ा वूड़ा क्या होता है, ठीक है। खाना पाना हो गया, खाना तो मतलब है खाना खाने वाला खाना है, लेकिन पाना क्या हो गया, तो ये क्या हो गए, निरर्थक शब्द। अब आ जाइए सार्थक शब्द, क्योंकि निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं है और सार्थक शब्द के काफ़ी भेद है, ठीक है। अब देखिए सार्थक शब्द, शब्द का भेद समझ में आ गया ना। शब्द के भेद एक बार लिख लीजिए, शब्द के भेद कितने होते हैं, दो। एक तो होता है सार्थक, कौन सा, सार्थक शब्द, ठीक है। और दूसरा देखिए, हम ये हटा दे रहे हैं, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, निरर्थक, सॉरी इधर से निरर्थक, ठीक है। ये रा उड़ा है, सॉरी, निरर्थक, ओके, इस तरीके से निरर्थक शब्द, ठीक है। अब समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे, अब आपकी बुक में क्या दे रखा है, ओनली सार्थक शब्द के बारे में बताया, क्योंकि निरर्थक शब्द का कोई भेद ही नहीं है, तो इसलिए उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देख लिए सार्थक शब्द, शब्द के भेद। हिंदी भाषा में शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, इसमें नहीं दे रखा आपको, दूसरा देखिए उत्पत्ति के आधार पर, ये रहा, ठीक है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, ये देखो प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर, ठीक है। चौथा क्या है आपका, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम एक ही भेद पढ़ेंगे, कौन सा, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर बोल सकते हैं, इसे रचना के आधार पर बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। किस किस के आधार पर बोल सकते हैं, इसी को हम 3 नाम दे सकते हैं। रचना, बनावट मतलब क्या होती है, किसी की रचना ही तो करना होता है ना, स्ट्रक्चर किसी का बनाना होता है, वही तो रचना कहलाती ना। और व्युत्पत्ति यानी कि किसी के उत्पन्न होने की, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है रूढ़वादी। रूढ़वादी का मतलब होता है, यानी कि जिसको तोड़ने के बाद किसी अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। रूढ़वादी मतलब देखो, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या रूढ़वादी शब्द कहे जाते हैं। जैसे इसका मतलब है कि अगर जो हम किसी शब्द को, अगर जो किसी हम रूढ़वादी शब्द है कोई, अगर जो हम उसको तोड़ें तो उसका तोड़ने पर उन्हें अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे गाय को अगर जो हम तोड़ें तो गा, ठीक है, गा को अगर जो हम तोड़ें किसी अर्थ में, शब्द में, ठीक है, तो गा प्लस या, तो गा प्लस या क्या निकलेगा, कोई अर्थ निकलना नहीं, है ना। ये तो कुछ अर्थ निकलना नहीं निकलना,
है ना। गा का कोई अर्थ है, या का कोई अर्थ है। पंखा तोड़ना, पंखा। पंख दंड खा, पंखा, ठीक है। जैसे पंग प्लस खा, ठीक है। अब हमने दोनों शब्द अलग अलग कर दिए ना, ये दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया, तो इसमें ना ही पा का कोई अर्थ निकलना है और ना ही किसी खा का कोई अर्थ निकलना। दूध को तोड़ना, दूध प्लस दू प्लस धा, तो ना दू का कोई मीनिंग निकलना, ना धा का निकलना, है ना। तो क्या है, सीधी सी मीनिंग आते हैं कि जिस शब्द का तोड़ने पर, रूढ़वादी शब्द वो शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें हम रूढ़वादी शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों को टुकड़े करने पर टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से सुन लिया। जिसका कोई अर्थ ना निकले, अगर जो हम तोड़ें तो जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़वादी शब्द बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको हम रूढ़वादी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया, गाय, पंखा, दूध, मेज, रोटी, हैं, और ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द। दो शब्दों के मेल से बने सार्थक का मीनिंग अभी हमने बताया था आपको, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें अलग अलग करने पर उनका अर्थ निकलता है। मतलब अगर जो यौगिक शब्द कोई है तो उसको अगर जो हम तोड़ें तो उसका क्या निकले, मीनिंग निकले, दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकले, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब दो रूढ़वादी शब्द मिलाएं तो उनका क्या हो, उनका कोई मीनिंग निकले, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। ओके, जिसका हम अगर जो हम दो शब्दों को मिलाएं तो अगर जो हम उनका मीनिंग निकलता है तो हम उनको बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? यौगिक शब्द का मीनिंग क्या है? यौगिक मतलब होता है जोड़ना, बोलते हैं योग करना। सुना है हिंदी में जब हम बोलते हैं एडिशन तो क्या होता है, योग करना। उसी शब्द से जब हम हिंदी में किसी भी चीज़ को शब्द को मिलाते हुए बोला है तो यौगिक, यानी कि दो शब्दों को जोड़ना, तब तीसरा जो पूरा शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा, जिसका कोई अर्थ होगा, ठीक है। और जो अगर जो उसी अर्थ वाले शब्द को तोड़ें तो उनके भी अलग अलग मीनिंग निकले। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा दें, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय यानी कि विद्यालय, मतलब विद्या मीन्स क्या होता है, विद्या मीन्स क्या होता है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, ठीक है, विद्या, है ना। और आलय मीन्स घर। आलय मीन्स क्या होता है, घर। यानी कि विद्यालय, विद्यालय का हो गया विद्या का घर, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो क्या होता है, विद्या का घर। हम वहाँ ज्ञान ही तो लेने जाते हैं। विद्या का मतलब क्या हो गया, ज्ञान, और आलय का अर्थ हो गया घर, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय यानी कि विद्या का घर, ठीक है। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी कि जहाँ पुस्तकों का घर हो वो क्या कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है। डाक प्लस घर, यहाँ जहाँ डाक यानी कि टिकट, जो चिट्ठी होती है उनका जो घर होता है उसे हम बोलते हैं डाकघर, ठीक है। अब दोनों देखो, विद्या का मीनिंग निकला है ना, विद्या का मीनिंग निकला। विद्या का मीनिंग क्या था, ज्ञान, ओके, ज्ञान। और आलय का अर्थ क्या निकला था, घर, ठीक है, ठीक है। दोनों का मीनिंग निकला। दोनों कैसे थे, मिलाने पर क्या मिला, विद्यालय। और विद्यालय का भी कोई अर्थ निकलना है ना, उसका भी एक मीनिंग कोई निकलना। तो इसी तरीके से अब इसको हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ देते। दो शब्दों के मेल से, दोनों शब्द क्या हैं, देखो दो शब्द, एक दो, दोनों शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या निकला, विद्यालय, ठीक है। सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाता है।
ठीक है। यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से, यौगिक शब्द जिन शब्दों के योग से बने हैं उन्हें अलग अलग करें। जब हम विद्यालय को अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विद्यालय को जब अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो जब विद्यालय को अलग अलग करते हैं तो देखो विद्या प्लस आलय, है ना, और विद्या प्लस आलय को जोड़ते तो विद्यालय। समझ में आ गया। अलग अलग करने पर भी अर्थ निकलता है। ओके, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार। ठीक है, ये किसके पढ़ रहे हैं, बनावट के आधार पर। शब्द क्या है, शब्द बनावट के आधार पर तीसरा प्रकार। बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से थे, देखो, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा क्या है, यौगिक योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब यौगिक का मतलब तो हमने बताया, योग मीन्स जोड़ना और रूढ़ मीन्स रूढ़ शब्द। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पढ़े। वे यौगिक शब्द जिनके योग से कोई विशेष अर्थ, अब देखो विशेष अर्थ मतलब जब हम उन वहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंट समझ लेना, दोनों में डिफरेंट है, मैं डिफरेंट बता रही हूँ, मैं आपसे पूछूंगी भी कि यौगिक शब्द में और योग रूढ़ शब्द में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वे यौगिक शब्द जिनके योग से कोई विशेष अर्थ, क्या, यहाँ देख लो विशेष अर्थ, वहाँ क्या लिखा था, जिसका कोई सार्थक अर्थ, ठीक है, सार्थक हो, सार्थक शब्द बने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विशेष अर्थ। जब हम दो रूढ़ शब्दों को मिलाएं तो एक विशेष अर्थ निकले, मतलब उन जो शब्द हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट आंसर मीनिंग निकले, उसे हम बोलते हैं विशेष अर्थ। ठीक है, से मिलता है तो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब दोनों में देख लो, बिल्कुल आप डिफरेंट पहले ये डेफिनेशन समझो, फिर उसके बाद वो वाली समझाएंगे आपको। पीत प्लस अंबर, पीत मीन्स होता है पीला और अंबर मीन्स धारण। ठीक है, पीतांबर, ठीक है, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स धारण, यानी कि जिसने पीतांबर, इसको मीनिंग निकालो, पीत प्लस अंबर, यानी कि दोनों का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स धारण, और पीतांबर मतलब निकला है पीले अंबर वाला, पीले आवरण वाला है, यानी कि जिसने पीले कपड़े पहने हों, ठीक है, और जिसने पीले कपड़े धारण किए हों उसे हम बोलते हैं पीतांबर। और इसका पीतांबर किसको बोलते हैं, पीतांबर बोलते हैं, यह शब्द कृष्ण के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, यानी कि पीतांबर, अगर जो हम कहेंगे पीतांबर धारण किए हुए, वो देखो भगवान पीतांबर धारे हुए जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि पीतांबर धारण किए हुए जो भगवान जा रहे हैं वो यानी कि कृष्ण भगवान, यानी कि मैम किसके बारे में बात कर रही है, कृष्ण भगवान के बारे में। तो पीतांबर का सीधा विशेष अर्थ क्या निकला, कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण भगवान। ठीक है, इसी तरह पंख प्लस जा, यानी कि पंख मतलब जो पंखुड़ी, ठीक है, जामीस पंकज, पंकजा मतलब पंकज अर्थात कीचड़, पंख माने का होता है कीचड़, जामीस होता है खिला हुआ। ठीक है, यानी कि पंख यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन कीचड़ में जब उगता है, क्या उगता है, आपको पता है ना, पंकज किसको बोलते हैं, पर्यायवाची पढ़े ना छोटी क्लास में, पर्यायवाची। तो पंकज किसका है, कमल का, यानी कि पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, वो क्या हो गया, कमल। कीचड़ में कौन जन्म लेता है, यह शब्द कमल के अर्थ को प्रयोग करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बोल रहे दशानंद, आपने रामायण में सुना होगा, दशानंद 10 हैं सर जिसके, 10 हैं सर जिसके, 10 सर किसके हैं, रावण के, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दशानंद। अगर जो हम कह दें कि रामायण में दशानंद है,
दशानंद का सीन चल रहा है अभी, तो दशानंद सीधा आपके माइंड में कौन आना चाहिए? रावण। यानी कि विशेष अर्थ दशानंद का मतलब क्या हो गया? रावण। ठीक है। इसी तरीके से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम किसे बोला जाता है? श्री राम को। किसको बोला जाता है? श्री राम को। तो विशेष अर्थ उनके लिए क्या हो गया? राम। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया। इसी तरह जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुज, हाँ चार भुज किसके हैं? कौन से भगवान के हैं? तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए किसके हैं चार भुज? यानी कि 4 प्लस भुज। देखिए 4, चतुर्भुज बोले हैं, चतुर्भुज। ठीक है, हैं। अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? 4 प्लस भुज, अलग अलग शब्दों में तोड़ दिया, 4 भुज। अर्थात 4 भुज किसके हैं? 4 भुज, 4 भुज मतलब चार, यानी कि 4 हाथ वाले। 4 हाथ वाले कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है, आपने सीरियल में देखा होगा ना, भगवान विष्णु। अगर जो हम बोलें चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज मतलब विष्णु भगवान प्रकट हो गए। ठीक है। चक्रधारी, चक्रधारी किसको बोलते हैं? चक्रधारी विष्णु भगवान धारण करें ना, तो उनका भी तो मीनिंग हो गया। इसी तरीके से अब योग रूढ़ शब्द समझ लीजिए। योग रूढ़ शब्द जब दो या दो से रूढ़ शब्दों को मिलाने पर एक नया और अलग विशेष अर्थ निकलने वाला शब्द बने, उसे हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ओके, आप समझ में आ गया। आज हम सिर्फ बनावट के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ा है। एक बार फिर आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंट क्या है। एक बार मैं डिफरेंट बता देती हूँ आपको, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में। यौगिक शब्द में क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बने यौगिक शब्द, 2 शब्दों के मेल से। ठीक है, जिनका अगर जो हम संधि विच्छेद करें तो उनका एक अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है, ठीक है, ओके, जिसका कोई अलग अलग सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, जैसे विद्याधन आलय, तो विद्यालय ही मिलेगा। विद्याधन आलय को अगर जो ऐड करेंगे तो विद्यालय ही मिलेगा। ठीक है, पुस्तक धन आलय में करेंगे तो पुस्तकालय ही मिलेगा। लेकिन योग रूढ़ शब्द में अगर जो हम इसका संधि विच्छेद करें, पीत प्लस अंबर, पीतांबर, बिल्कुल डिफरेंट निकला। यानी कि पीतांबर का अर्थ होता है पीले अंबर धारण करने वाला। कौन है? कृष्ण भगवान। ओके, ठीक है, दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया। जिसका सार्थक अर्थ निकले, और यौगिक में क्या होता है? सार्थक अर्थ निकले, और योग रूढ़ शब्द में होता है कि विशेष अर्थ निकले। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।